और नॉन रिजर्व के लोगों को ऐसे लाइन में लगना पड़ता है ताकि वो सीट लूट सके। तो ये जो आप बैग इधर देख रहे हो वो मेरा है। पैकेट्स देख रहे हो, ये एक्चुअली में राइस के पैकेट्स हैं। मतलब इतने इतने से राइस के पैकेट्स हैं। क्या करते हैं उन लोग, मतलब इतने से में क्या ही पेट भरेगा यार, ये कोई मिठाई थोड़ी ना। तो लगेज तो मेरा बहुत अच्छे से फिट हो गया है इसमें। काफ़ी अच्छा साइज़ है यार, दिखने में बहुत ही छोटा लग रहा था लेकिन आप देखो कितने आराम से फिट हो गया। जापान की एक चीज़ आप लोगों को भी हैरान कर देगी कि ये कंट्री ज़बरदस्त ट्रस्ट पे चलता है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आपकी कोई चेकिंग नहीं होती है। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और मैंने कर दिया है चेकआउट मेरे इस होटल से, कुवैतो से। अब मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे नहीं पता। और आज है तीसरा दिन। अरे बाबा, मेरे जापान आने का नहीं, मेरे पास का। तो मेरे पास अभी 5 दिन और बचे हुए हैं। अब मैं कौन कौन सी सिटी में जा पाऊँगी, ये सारी चीज़ें मैं स्टेशन पे बैठ के डिसाइड करूँगी। तो कुछ 15 मिनट सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं हिरोशिमा जा रही हूँ। और जब मैं टिकट लेने गई तो टिकट आज के लिए फुल्ली बुक्ड है इस स्टेशन से। बट मुझे अगर टिकट लेना हो तो मुझे अगले स्टेशन जाना पड़ेगा और वहाँ से मैं टिकट ले सकती हूँ। देखती हूँ क्या करना है। तो लोकल ट्रेन लेके मैं जा रही हूँ मेन स्टेशन, और वहाँ से मुझे 2 बुलेट ट्रेन लेनी है। मतलब 362 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली कुवैतो से हिरोशिमा, और जिसके लिए मुझे 2 बुलेट ट्रेन्स लेनी पड़ेगी। तो पहले मैं जाऊँगी शिन ओसाका। लो, बातों बातों में मैं पहुँच भी गई। तो हिरोशिमा के लिए टिकट तो ले ली है मैंने, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। मुझे यहाँ से ओसाका जाना पड़ेगा, और ओसाका के लिए मुझे रिजर्व टिकट मिली है। तो जो रिजर्व टिकट होती है वो इस तरीके से आपको मिलती है, और जो नॉन रिजर्व टिकट होती है वो कुछ ऐसे पेपर में मिलती है। तो ओसाका से जो हिरोशिमा की मेरी ट्रेन है वो मेरी नॉन रिजर्व है, और आगे 1 से लेके 5 तक की कोच जो है वो नॉन रिजर्व लोगों के लिए रिजर्व रहती है। अजीब है ना, नॉन रिजर्व लोगों के लिए रिजर्व होती है। तो ये मेरी ट्रेन आ चुकी है। ये मेरी फर्स्ट ट्रेन है जो कि कुवैतो से शिन ओसाका जा रही है, और मैं पहुंच जाऊंगी सिर्फ 15 मिनट में 54 किलोमीटर। यही तो खास बात है बुलेट ट्रेन्स की कि जर्नी पता ही नहीं चलता। अगर यही मैं लोकल ट्रेन भी जाती है वैसे कुवैतो से शिन ओसाका, बट वो कुछ 1 घंटे 12 मिनट लेती है। तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास देने के लिए, क्योंकि मुझे आज ही जाके और आज ही वापस भी जाना है। पता नहीं कौन सी सिटी में, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं अपनी सीट ढूंढ लूँ। और ये क्या, ट्रेन तो खाली है, किधर भी बैठ जाती हूँ। वैसे ये मेरी सीट नहीं है, लेकिन चलो इधर ही बैठ जाते हैं। सिर्फ 2 मिनट ट्रेन रुकती है, 2 मिनट भी नहीं रुकती होगी, मुझे लगता है 1 से 1.5 मिनट ट्रेन रुकती है और चल पड़ती है। तो ये ट्रेन कुछ 11:13 पर निकली है, और 11:27 पे हम लोग ओसाका पहुंच जाएंगे। क्योंकि ओसाका यहाँ से सिर्फ एक ही स्टेशन है, मतलब ट्रेन अब डायरेक्ट वही रुकेगी। मेरी सीट वैसे तो 9E थी, बट मैं अपनी सीट को छोड़ के यहाँ बैठ गई। अगर ये पास नहीं होता मेरे पास तो शायद मैं हिरोशिमा नहीं जाती, लेकिन क्योंकि पास है, आप लोकल की तरह शिंकानसेन यूज़ कर सकते हो। शिंकानसेन इनकी बुलेट ट्रेन्स का नाम है, तो फिर क्यों ना जाए। वैसे भी शायद मैं आज ना रुकूं हिरोशिमा में, मैं सिर्फ जाऊं और सिर्फ वो पॉइंट्स कवर करके मैं शायद वापस भी कहीं दूसरे शहर जाऊंगी। देखती हूँ क्या प्लान होता है। फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है। जापान की ट्रिप मेरी इतनी अनप्लान्ड है ना, कभी भी किधर भी मैं जा रही हूँ एकदम रैंडम डिसीजन ले रही हूँ। क्योंकि यार चीज़ ही ऐसी है ना, अब आपको अगर 7 दिन का पास मिला है तो बहुत सोच समझ के आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर पास नहीं होता तो हर जगह कम से कम 1 दिन तो रुकती, लेकिन पास है तो मुझे पता है 7 डेज़ में एज मच एज पॉसिबल जितनी सिटीज़ हो सके उतनी कवर करने की कोशिश करूँगी।
वैसे इनकी शिंकाशन भी कुछ 3 तरीके की होती है। अभी जो मेरी शिंकासन आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो कुछ अलग कलर की होगी, और वैसे तो वाइट वाली इनकी कॉमन है शिंकासन। ओसाका तो मैं आई नहीं, लेकिन ओसाका अब देखो टोक्यो से कम नहीं लग रहा, बहुत ही बड़ा और वैसा ही डेवलप है। और ये देखो, अगर सिटी डेवलप हो तो ट्रैफिक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बेशक वो जापान ही क्यों ना हो, बट देखो कैसे ट्रैफिक में लाइन लगी है। तो अभी कुछ 45 मिनट है मेरी अगली ट्रेन के लिए, और ऐसा है कि और जिनकी भी नॉन रिजर्व सीट है तो 1, 2, 3 कोच नॉन रिजर्व के लिए होता है। तो मैं अभी आगे 1 पे आके खड़ी हूँ। आपने देखो, आप एक दूसरे तरीके की शिंकासन आई है, मतलब इनकी 3 तरीके की जो शिंकासन है उसमें से एक ये है। मैंने सोचा ज़रा आगे से भी लुक ले लूँ शिंकासन जापान की ट्रेन की। तो देखो, अब चाइना की ट्रेन से अगर डिफरेंस की बात करूँ तो जापानीज ट्रेन की चोंच ज़्यादा निकली हुई है। ये जो आप चोंच देख रहे हो ना, ये बहुत ही लंबी है, पता ही नहीं क्यों। ओसाका से हिरोशिमा की दूरी है तकरीबन 322 किलोमीटर, और जो मैं पूरी करने वाली हूँ 4 घंटे 15 मिनट। वाओ! और देख लो आप, ऐसी ही ट्रेन इंडिया में भी आने वाली है, क्योंकि जापान से ही डील हुई है इंडिया की भी। और नॉन रिजर्व के लोगों को ऐसे लाइन में लगना पड़ता है ताकि वो सीट लूट सके। ये जो आप बैग इधर देख रहे हो, मतलब वो मैं हूँ लाइन में। तो जैसे अपने ट्रेनों में जनरल का कोच होता है, वैसे बोल सकते हैं कि ये इनकी बुलेट ट्रेन का जनरल कोच है, और उसमें भी लोग घुस रहे हैं। देखो आप, कितने मैनर और डिसिप्लिन के साथ। जापान है भाई, इंडिया होता तो विंडो से लोग एकदम छा लटका दे। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी, बुलेट ट्रेन है, विंडो तो इसमें खुलता नहीं। लेकिन अंदर से तो मुझे सारी चीज़ें सेम ही लग रही है। पहली बार मैं नॉन रिजर्वेशन में आ रही हूँ इनके। अरे वाह, सीट तो इनकी रिजर्व से भी मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। पता नहीं, शायद ये दूसरे कलर वाली शिंकासन है, इसलिए मे बी इसकी सीट्स ऐसी हैं। नॉन रिजर्व और रिजर्व में अगर मुझे डिफरेंसेस बताऊँ तो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। इंटीरियर, क्लीनिंग, सीट्स, इनफैक्ट सीट्स मुझे इसके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक ही फ़र्क है कि बस जल्दी जल्दी लाइन में लगो और जल्दी जल्दी आके अपनी अपनी सीट्स लूट लो। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको, आपके पास टाइम नहीं है पहले से रिज़र्व करने का, अचानक से आपने टिकट लिया, तो कम से कम नॉन रिज़र्व एक ऑप्शन है जिससे आप एटलीस्ट ट्रैवल तो कर सकते हो। और देखती हूँ अभी आगे के स्टेशंस पे और कितना क्राउड आता है, या फिर इतना ही रहता है। वैसे तो फुल है यार कसम से। चाइना जापान जैसी कंट्रीज़ में ना, मैं अगर ट्रेन्स को फुल देखती हूँ ना, तो मुझे उतनी ही हैरानी होती है जितनी इंडिया की ट्रेन्स में अगर आपको टिकट मिलने पे, कंफर्म टिकट मिलने पे हैरानी होती होगी। वैसे मेरी नज़र में जापान में मैं जैसे ट्रिप कर रही हूँ, ये एक प्रॉपर बैकपैकर वाली ट्रिप है, जिसमें मुझे पता ही नहीं है कि मेरा अगला डेस्टिनेशन कौन सा होगा, और आज रात मुझे वहाँ रुकना होगा या दूसरी सिटी में जाना होगा। मतलब इतना अनसर्टेन ट्रिप मैंने पहली बार किया है, लेकिन सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हिरोशिमा में उतरते ही मैं सबसे पहले 7-Eleven में आई। सोचा कुछ खाने का देख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा 7-Eleven है ये। तो देखो आप, मुझे क्या दिख रहा है। ये जो यहाँ पे आप छोटे छोटे पैकेट्स देख रहे हो, ये एक्चुअली में राइस के पैकेट्स हैं। मतलब इतने इतने से राइस के पैकेट्स हैं। क्या करते हैं उन लोग, मतलब इतने से में क्या ही पेट भरेगा यार। ये कोई मिठाई थोड़ी ना है, राइस है ये। ये देखो यहाँ पे कलर कलर के राइस हैं, और ये एक वेज ऑप्शंस है। लेकिन इसमें भी जब आप पीछे का पढ़ोगे तो काफ़ी सारे में कुछ ना कुछ फ्लेवर या एसेंस इन्होंने बीफ का, पोर्क का इस्तेमाल कर रखा है। तो बहुत केयरफुली ख़रीदने की ज़रूरत है अगर आप ख़रीदते भी हो यहाँ से। मेरे लायक तो कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ 2 बज रहे हैं और मुझे आज ही के दिन हिरोशिमा से निकलना भी है, तो इसलिए फटाफट चीज़ें करनी पड़ेंगी इससे पहले कि बंद हो जाए या जो भी। तो जल्दी जल्दी अभी मैं अपना लगेज कैसे ड्रॉप करूँगी वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉकर सिस्टम है वो तो है, लेकिन मेरा लगेज उसमें फ़िट होगा कि नहीं, बात ये है। तो चलो जाके देखते हैं साइज़ क्या है, लगेज फ़िट हो सकता है या नहीं। नहीं तो फिर यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, और मैं स्टे नहीं करना चाहती यहाँ। ये है कुछ कॉइन रूम, मतलब कॉइन दे के आप यहाँ पे अपना लगेज रख सकते हो। अंदर 2 साइजेस दिख रहे हैं मुझे, बड़े बैग का भी शायद साइज़ है। Let's check out.
तो ये जितने रेड रेड आपको दिख रहे हैं, मतलब ये देखो आप, ये रेड जो भी हैं ये सारे फुल हैं, और ये जो ग्रीन है ये अवेलेबल है। तो ऐसा ये सारा यहाँ पे ऐसा आपको लगेज रखने का यहाँ पे मिल जाएगा, और कोई भी होता नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ पढ़ के खुद ही करनी है। तो लगेज तो मेरा बहुत अच्छे से फिट हो गया इसमें, काफ़ी अच्छा साइज़ है यार, दिखने में बहुत ही छोटा लग रहा था, लेकिन आप देखो कितने आराम से फिट हो गया। तो कुछ और सामान भी मैंने सोचा रख ही देते हैं, कहाँ लेके घूमूंगी मैं। तो ये देखो आप, मेरा सामान कितने अच्छे से फिट हुआ है। ज़रूरत की चीज़ें मैंने ले ली हैं, मेरा खाना वाना। तो अब इसे यहाँ से हमें लॉक करना होगा। अब ये चीज़ें ना मुझे समझनी पड़ेंगी। Be sure to get your receipt, which is required when you take out your baggage. तो ये देखो आप, ये अब रेड हो चुका है और मुझे मेरा स्लिप मिल चुका है, और मैंने कुछ पे किया है 700 येन, जो कि 24 आवर्स के लिए है। अब मैं आराम से फ्री होके घूम सकती हूँ और आके अपना लगेज उठा के सीधा स्टेशन से स्टेशन, कहीं आने जाने की झिकझिक नहीं। तो चलो अब जल्दी चलते हैं। भूख भी बहुत लगी है और इतना अच्छा गार्डन मुझे दिखा यार स्टेशन पे, तो मैंने सोचा चलो खा के ही निकलते हैं। तो क्या खाऊंगी मैं? अरे वेरी नॉट, अलादीन का चिराग मेरे हाथ लग गया था यार। कोयतो में इतने सारे वेगन नूडल्स मुझे दिख गए थे, लकीली मैंने 3-4 तो उठा ही लिए। अब जब तक काम चलेगा तब तक चल जाएगा, चीप एंड बेस्ट, वो भी प्योर वेज, और क्या चाहिए मुझे। तो शिंकानसेन से, मतलब बुलेट ट्रेन स्टेशन से मैं आ गई हूँ नॉर्मल ट्रेन स्टेशन पे, क्योंकि मुझे जहाँ जाना है वहाँ, वो यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर है। पैदल चल के भी जाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी है और फ्री का पास है तो यूज़ ही कर लेते हैं। फ्री का पास नहीं है, मैं भूल जाती हूँ, मैंने पे किया है, अनलिमिटेड पास है। तो ट्रेन के आने में तो पूरे 1 घंटे थे, बट गूगल पे तो मुझे दिखा रहा था, मतलब मैप पे मुझे दिखा रहा था 2 मिनट में आ रही है, पता नहीं। तो मैंने जाके फिर स्टाफ से पूछा, स्टाफ ने मुझे बताया है कि तुम बस से भी जा सकते हो। एक तरीके की बस है जिसमें ये पास भी इंक्लूडेड है। तो बस प्रॉब्लम क्या है, फिर बस से जाऊंगी। इधर भी काफ़ी सारी बसें यार, अलग अलग कलर की है। मई पुदू करके उसने बताया है, पता नहीं कौन सी है मई पुदू। तो अभी बस स्टेशन वालों ने मेरे को ये दिया, और इसमें आप देखो कितने रूट्स हैं इनके। ऑरेंज रूट है, लेमन रूट है, ग्रीन रूट है, और ये सारा JR पास में इंक्लूडेड है। मतलब अगर आपके पास पास है तो फ्री आप आराम से पूरे हिरोशिमा में बस से घूम सकते हो। वैसे तो मेट्रोज़ भी हैं, बट मेट्रोज़ मैंने देखा बहुत खाली है, तो शायद यहाँ पे लोग ज़्यादा बस प्रेफर करते हैं। वैसे हिरोशिमा की टोटल जो आबादी है वो कुछ 20 लाख है, बहुत कम है यार। कहाँ टोक्यो में 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग, और कहाँ हिरोशिमा में 20 लाख। जापान की एक चीज़ आप लोगों को भी हैरान कर देगी कि ये कंट्री ज़बरदस्त ट्रस्ट पे चलता है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आपकी कोई चेकिंग नहीं होती है, ना बस स्टॉप पे होता है, ना मेट्रो स्टेशंस पे, ना इवन बुलेट ट्रेन शिंकानसेन के लिए। मतलब कहीं पे भी आपकी लगेज की कोई चेकिंग नहीं होती है, जबकि चाइना में हर जगह चेकिंग होती थी। तो अभी कुछ 4 बज रहे हैं शाम के, और मैं वापस आई हूँ बस स्टॉप पे, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं था, सिर्फ 20% था। मैंने सोचा मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँगी तो मैं शूट कैसे करूँगी। तो मैं अभी गई, मैंने वापस से जाके स्टेशन पे कॉफ़ी शॉप में अपना फ़ोन चार्ज किया, और फिर से मैं वापस आई हूँ। अब पता नहीं कौन सी वाली बस होगी, होपफुली कोई बस हो, जल्दी हो। एक और चीज़ की अगर मैं बात करूँ कि चाइना और जापान में बुलेट ट्रेन में जो मैंने महसूस की चीज़ें, वो ये कि वहाँ पे आपको अगर ट्रेन लेनी है तो 20 मिनट पहले जाना इज़ कंपल्सरी।
अगर आप 10 मिनट पहले पहुँचे हो, आप प्लेटफॉर्म तक भी पहुँच सकते हो उतनी देर में, लेकिन क्योंकि उनके रूल्स हैं तो वो आपको जाने नहीं देंगे। बट जापान में ये चीज़ नहीं है। 5 मिनट पहले भी अगर आप पहुँचे, आप दौड़ दौड़ के भाग भाग के अगर पहुँच सकते हो तो पहुँच जाओ। भी नहीं है, पूरी बस खाली है। मैं हूँ और बस वो 2 लोग हैं, बाकी देखो आप कोई भी नहीं है। हिरोशिमा इतना ज़्यादा टूरिस्टिक नहीं लगता। तो 1947 में जहाँ इंडिया के 2 भाग हुए, वहीं उसके 2 साल पहले 1945 में जापान के 2 शहर पूरे तरीके से बर्बाद हो गए, और जिसे बर्बाद अमेरिका ने किया, हिरोशिमा और नागासाकी, न्यूक्लियर अटैक करके। लेकिन आज का हिरोशिमा देखो आपको लग रहा है कि इस शहर पे कभी इतनी बड़ी कयामत, बिजली गिर सकती है, मतलब गिरी होगी। आज देखो आप जापान के दूसरे शहरों से मुझे ये किसी मामले में कम नहीं लग रहा, फुल फ्यूचरिस्टिक। तो मैं अभी हिरोशिमा के उसी जगह पे हूँ जहाँ पे 1945 में न्यूक्लियर वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया गया है जहाँ पे उस टाइम की रियल चीज़ें रखी गई हैं, मतलब लोगों की क्या हाल हुआ था वॉर के बाद, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, जिसका जाके हम अभी जायज़ा लेंगे। तो इस म्यूज़ियम के लिए एंट्री चार्ज कुछ 500 येन है, और यहाँ पे वॉलंटियर लोग होते हैं जो आपको फ्री में गाइड करते हैं, गाइड सर्विस देते हैं, जिसके लिए पे करना सख्त मना है। ऐसा सिर्फ जापान में हो सकता है। जैसे ही आप घुसते हो, सबसे पहले कुछ विजुअल्स के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है कि न्यूक्लियर अटैक के पहले हिरोशिमा कैसा दिखा करता था, जो कि आप देखो 1945 में हिरोशिमा ऐसा दिखा करता था। और फिर गिरी आसमान से एक बिजली, अब तक की सबसे भयानक बिजली, जो कि नेचर ने नहीं, इंसानों ने गिराया था। और उसके बाद जो हुआ वो तो हिस्ट्री ही बन गया, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। उसके बारे में मैं आपको एक एक डिटेल्स बताऊंगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ आने से पहले मैं भी इतना कुछ नहीं सोचती थी, जब मैं न्यूज़ वगैरह में सुना करती थी न्यूक्लियर वॉर के बारे में। लेकिन जब यहाँ मैं आई, कुछ देर के लिए आप मानो जैसे ये देखो आप, ऐसा कुछ हवा में बवंडर उठता है धुएं का, और उसके बाद का तो जो नज़ारा होगा वो दिल दहला देगा। उसके क्या क्या परिणाम हुए, जापान ने कितने सालों तक इस दर्द को झेला, पूरी दुनिया में इसने क्या मैसेज दिया, उसके बाद कितनी बैठकें बुलाई गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और तकरीबन 1,40,000 लोग मरे थे। उस टाइम की अगर आबादी की बात करूं तो तकरीबन 3,50,000, जिसमें से 1,40,000 लोगों को मार दिया इस भयावह इंसिडेंट ने। इसके बाद फिर से दूसरा हमला भी किया गया, और वो भी जापान का ही दूसरा एक और शहर नागासाकी। कुछ बहुत ही दर्दनाक कहानियां हैं जिसके बारे में हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो